9/11। इस घटना को 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसकी त्रासदी आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। पर सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, खोलेंगे 9/11 की केस फाइल। 2992 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है, एक ऐसी याद है जिसे पूरा देश आज भी महसूस करता है। तो सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल यही है, आखिर कैसे कैसे सिर्फ 19 लोगों ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सुरक्षा को भेद दिया और इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला कर दिया? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस केस फाइल को खोलना होगा और एक एक सबूत को बारीकी से देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस अनसुलझे सवाल की तह तक जाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साजिशकर्ताओं ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया और वह कौन सी कमजोरियां थीं, कौन सी दरारें थीं हमारे सिस्टम में जिनका उन्होंने फायदा उठाया। और सबसे पहले ये समझना होगा कि ये हमलावर अकेले नहीं थे, कोई सिरफिरे लोग नहीं थे। नहीं, वो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे, एक ऐसी अदृश्य सेना का हिस्सा जिसे इस तरह से बनाया गया था कि वो किसी की नज़र में आए बिना अपना काम कर सकें। और इस अदृश्य सेना का जो ढांचा था उसे कहते हैं क्लैंडस्टाइन सेल सिस्टम। अब ये होता क्या है? असल में ये एक ऐसा तरीका है जिसमें छोटे छोटे एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग ग्रुप्स, जिन्हें सेल्स कहते हैं, वो गुप्त रूप से काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर एक सेल पकड़ा भी जाए तो बाकियों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। अलकायदा का मॉडल इसी पर आधारित था। देखिए, इसके 3 हिस्से थे। सबसे ऊपर था कोर ग्रुप, यानी लीडरशिप, जो सोच और आखिरी मंजूरी देती थी। फिर आते थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्स, जिनका काम था लॉजिस्टिक्स संभालना, मतलब पैसा, ट्रैवल, बातचीत का इंतजाम करना। और सबसे आखिर में थे ऑपरेशनल सेल्स। यही वो लोग थे जो हमलों को अंजाम देते थे और उन्हें जमीन पर अपने फैसले लेने की काफी हद तक आज़ादी थी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, कोवर्ट और क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन में फर्क। कोवर्ट ऑपरेशन में क्या होता है कि ऑपरेशन तो हो रहा है, ये शायद पता चल जाए, लेकिन ये कौन करवा रहा है ये छिपाया जाता है। मकसद होता है जिम्मेदारी से बचना। लेकिन क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन जो 9/11 था, वो बिल्कुल अलग था। यहाँ तो मकसद ही ये था कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि कोई ऑपरेशन चल भी रहा है, जब तक कि बहुत देर न हो जाए, पूरी तरह से सीक्रेट। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य सेना जो इतने गुप्त तरीके से काम कर रही थी, उसने दुनिया के सबसे मजबूत किले यानी अमेरिका में घुसपैठ की कैसे? उन्होंने दरवाजे नहीं तोड़े, उन्होंने किले की दीवारों में दरारें ढूंढी और बस आराम से अंदर चले आए। जरा इस दस्तावेज को देखिए, ये 9/11 के एक अपहरणकर्ता सैयद अल गमदी का आगमन रिकॉर्ड है। पहली नज़र में बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? बस एक आम टूरिस्ट वीज़ा जिस पर एडमिटेड की मुहर लगी है, कुछ भी असामान्य नहीं। और अब ये देखिए, उसी का कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म। यात्रा का मकसद प्लेजर यानी मनोरंजन। 1 महीने की यात्रा, मतलब सब कुछ इतना सामान्य, इतना बोरिंग कि किसी का ध्यान ही ना जाए। और यही उनकी रणनीति थी, बिल्कुल साधारण दिखो ताकि कोई शक ही ना करे। तो उनका तरीका क्या था? असल में बहुत ही चालाकी से सिस्टम की कमियों का इस्तेमाल करना, जैसे वीजा एप्लीकेशन में झूठ बोलना, एक से ज्यादा पासपोर्ट इस्तेमाल करना, अधूरी जानकारी देना। वो पहले मिले हुए वीजा का फायदा उठाते थे ताकि उन पर ज्यादा स्क्रूटनी ना हो। और तो और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी आईडी तक बनवा लिए ताकि वो आज़ादी से घूम फिर सकें और अपने प्लान पर काम कर सकें। अब देखिए, अपहरणकर्ताओं की ये रणनीति इतनी कामयाब इसलिए हुई क्योंकि वो जिस सिस्टम को निशाना बना रहे थे, वो पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहा था। वो बोझ तले दबा था, उसके पास संसाधन कम थे और सबसे बड़ी बात, उसका ध्यान गलत खतरों पर था। इस बात से अंदाज़ा लगाइए, साल 2001 में 80% वीज़ा आवेदन इसलिए खारिज किए गए क्योंकि अधिकारियों को शक था कि लोग अवैध रूप से बसने आ रहे हैं। मतलब उनका सारा ध्यान इमिग्रेशन पर था, सुरक्षा पर नहीं। खतरे की घंटी कहीं और बज रही थी और सिस्टम कहीं और देख रहा था। ये कोई नई बात नहीं थी। 1990 के दशक के आखिर में स्टेट डिपार्टमेंट के केबल में साफ साफ लिखा था, बढ़ते काम और कम कर्मचारियों की वजह से हम चीज़ों को टाल रहे हैं। धोखाधड़ी विरोधी काम में कटौती हमारे पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है और इससे गलत फैसले होते हैं। मतलब अधिकारियों पर काम निपटाने का इतना दबाव था कि गुणवत्ता पीछे छूट गई थी।
और काम निपटाने की इसी होड़ में वीजा एक्सप्रेस जैसे प्रोग्राम शुरू हुए, जैसे सऊदी अरब में। इसका मकसद था दूतावास में भीड़ कम करना। लोग ट्रैवल एजेंसीज के जरिए ही आवेदन जमा कर देते थे और इंटरव्यू तो बस नाम के लिए कभी कभार ही होता था। इसने तो आतंकवादियों का काम और भी आसान कर दिया। आमने सामने की मुलाकात ही खत्म हो गई। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि 9/11 के बाद भी जब एक रिएक्शनरी कदम उठाते हुए 26 देशों से आने वाले वीजा आवेदनों पर 20 दिन की रोक लगाई गई, तो नतीजा जानते हैं क्या निकला? 0। एक भी आतंकवादी सुराग नहीं मिला, एक भी वीजा इस वजह से रद्द नहीं किया गया। लेकिन कहानी सिर्फ सिस्टम की नाकामी पर खत्म नहीं होती। नहीं, केस फाइल में कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो और भी ज्यादा परेशान करने वाले सवाल खड़े करते हैं। और वो सवाल ये है, क्या हो अगर कुछ अपहरणकर्ता अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए पूरी तरह से अनजान थे ही नहीं? और यहीं से पूरी कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। ये जो दस्तावेज अब पब्लिक है, ये 9/11 कमीशन का है और ये एक ऐसा सच बताता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 2 अपहरणकर्ता नवाफ अल हज़मी और खालिद अल मिधार असल में सैन डिएगो में एक एक्टिव FBI मुखबिर के साथ रह रहे थे। जी हाँ, एक FBI इन्फॉर्मेंट के साथ। और जाहिर है इससे कई गंभीर सवाल खड़े हुए जो खुद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पूछे। जैसे, क्या उस मुखबिर को अपहरणकर्ताओं के प्लान के बारे में पता था? FBI ने उस मुखबिर से पूछताछ करने की इजाज़त क्यों नहीं दी? क्या उसने किसी सऊदी जासूस का जिक्र किया था? और क्या अपहरणकर्ताओं और सऊदी सरकार के बीच के संभावित कनेक्शन की जांच ठीक से की भी गई थी? तो 2 दशक बाद भी कहानी के कई हिस्से हैं जो अब भी अंधेरे में हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स हमें एक ढांचा देती हैं, एक कहानी बताती हैं, लेकिन इस तरह के दस्तावेजों का होना ये साफ करता है कि 9/11 की पूरी केस फाइल शायद आज भी पूरी तरह से खुली नहीं है और कई राज हैं जो अब भी सामने आने बाकी हैं।